हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का वीडियो हम लोग संविधान की प्रस्तावना को लेकर आए हैं। संविधान को जानने से पहले हम लोग को प्रस्तावना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी देश का अगर आत्मा की बात की जाए तो वो संविधान ही होता है, और संविधान की आत्मा की बात की जाए तो वो प्रस्तावना ही होता है। तो हमें प्रस्तावना को, संविधान जानने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि आखिर प्रस्तावना क्या चीज होती है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रस्तावना एक भावना होती है, प्रस्तावना एक परिचय होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपको परिचय पूछेगा। परिचय में क्या देखा जाएगा आपके, कि आपका हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है। ठीक उसी प्रकार के संविधान में भी एक परिचय होता है, जिसमें बताया जाता है कि संविधान किस तरह है, किस आधारित पर निर्माण किया गया है। तो भारत के संविधान जो है वो भावनाओं के आधार पर किया गया है, कि आदमी किस तरह सोचता है, किस विचार से रहता है, उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बैठक बुलाए थे, जिसका मूल मकसद होते हैं उद्देश्य का। प्रस्तावना को ही उद्देश्य का कहा जाता है। इसमें संविधान सभा के द्वारा बताया गया था कि संविधान को किस तरह से लिखा जाए, क्या उसमें शामिल किया जाए, किस प्रकार से उसको कि वो बहुत ही अच्छा से सभी देशवासियों को, मतलब नागरिकों को जिंदगी जो है आसान भी हो जाए और ज्यादा मुश्किल भी ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश की। ठीक है। और ऐसे बहुत सारा प्रश्न जो है उद्देशिका से निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि उद्देशिका कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका है अमेरिका संविधान से, अमेरिका संविधान से। और प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। प्रस्तावना का अगर हम लोग बहुत गहराई से बात करेंगे, उसका इतिहास को देखेंगे, तो प्रस्तावना में एक विवाद खड़ा हो गया था। विवाद क्या था, मतलब जमीनी विवाद नहीं था, भारत और पाकिस्तान का है। खैर उतना लंबा हम लोग नहीं चलते हैं, फिलहाल हम लोग का टॉपिक प्रस्तावना है, तो हम लोग इसी को देख के चलते हैं। प्रस्तावना में एक विवाद खड़ा हो गया था कि भारत का संविधान में क्या प्रस्तावना एक उसका अंग है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो बेरूबारी एक मामला हुआ था, एक केस हुआ था, इसके अंतर्गत ही आपको मालूम चल सकता है, जिसमें चंपक दौरा ने ये कदम उठाया था, जिसमें इसको साफ बता दिया गया है कि संविधान में प्रस्तावना के लिए कोई अंग नहीं है। और यही बात जब केशवनंद भारती ने उठाए, तो उस समय उसको बोल दिया कि हाँ, इस प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्यों? क्योंकि ये जो 137 अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसला को, वो फैसला लिया है, वो कभी भी किसी भी टाइम वो अपने फैसला को बदल सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। ठीक ना। इसके बाद चलते हैं प्रस्तावना में क्या क्या दिया रहता है। तो दो चीज नहीं दिया रहता है, संघ और मताधिकार। ठीक है। इसके बाद जब प्रस्तावना का संशोधन हुआ, प्रस्तावना का संशोधन हुआ, जब प्रस्तावना का संशोधन हुआ
कब हुआ? 1976 ईस्वी में। उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि 1976 ईस्वी में जो है वो किस लिए संशोधन हुआ। उस टाइम आपातकालीन स्थिति चल रहा था। उस टाइम जो हम लोग का प्रधानमंत्री था वो श्रीमती इंदिरा गांधी थे। उस प्रस्तावना में क्या हुआ कि 42वां संविधान के संशोधन के आधार पर ये संशोधन किया गया है। यह संशोधन संविधान के 42 आधार पर किया गया है। इस संशोधन में क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 चीजों को जोड़ दिया गया है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंड। समाजवादी का अर्थ आप लोग भली बातें जानते हो होंगे कि समाजवादी का अर्थ है पूरी तरह से सरकार के हाथों में होना। पूरी तरह से सरकार के हाथों में होना। जैसे कि आप एग्जांपल में अमेरिका को देख सकते हैं, तो वहां पर पूरी तरह पूंजीवादी ही चलता है। वहां की आप रेल देखेंगे, प्राइवेट कंपनी चलाता है। एयर क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज जो कंपनी उड़ाता है वो भी देखेंगे प्राइवेट से ही चलता है, ठीक ना। तो प्राइवेट से चलता है इसका मतलब वो अपने मन मर्जी के हिसाब से अपना दाम रेट ग्राहकों से लेगा। लेकिन भारत में इस तरह नहीं होता है, समाजवादी चलता है भारत में। इसमें एग्जाम्पल के तहत देखा जाए तो भारत में ट्रेन जो है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ट्रेन समाजवादी के अंतर्गत आता है। ट्रेन जो है वो समाजवादी के अंतर्गत आता है, वो सरकार के अंतर्गत आता है और सरकार अपने नागरिकों से कम ही रुपयों में वो पहुंचा देता है। दूसरा बात की जाए धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में इसको भी संशोधन किया गया है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष 2 चीज को आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष उसको बोला जाता है जिसमें धर्म की वैल्यू एकदम खत्म हो जाए, जैसे कि चाइना, चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें धर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। और हमारा देश क्या है? धर्म निरपेक्ष देश है। इस धर्म निरपेक्ष के अंतर्गत कोई भी भारत में कोई भी लोग, कोई भी आदमी कि अपने मन मर्जी से किसी भी धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। और एकता और अखंडता, इस प्रस्तावना में यह भी अखंडता और एकता को देखते हुए काम किया है कि भारत में जो संविधान है उसमें एकता और अखंडता को नहीं टूटना चाहिए। मतलब एकता और अखंडता का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को उच्च नीच धर्म के आधार पर, उच्च नीच के आधार पर या जाति के आधार पर उसका संगठन जो है वो टूटना नहीं चाहिए इस प्रस्तावना के अंतर्गत। तो बस प्रस्तावना के अंतर्गत इतना ही आता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी घटना के बारे में बताए तो आप लोग जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद।